इसमें हम लोग देखेंगे कैसे तैयार किया जाता है रियलाइजेशन अकाउंट। इन द केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, पहला अकाउंट जो हम लोग तैयार करेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्लोज करने के लिए, जिसका नाम है रियलाइजेशन अकाउंट, वसूली खाता। और सबसे पहले हम लोग देखें कैसे करेंगे। ये पहला हमारा अकाउंट है क्लोज करने के लिए, तो हमें कैसे लकीर खींच देते हैं इसको। हमने लकीर ले लिया ऐसे और हमने इसको सेंटर से कट कर दिया, और ये हमने अमाउंट के लिए बना रखा है, और यहाँ भी हमने अमाउंट के लिए बना रखा है। ये पहले भी कई हम लोग लेजर बनाते रहते हैं इस फॉर्मेट में, ये लेजर ही बनाना है, और इस लेजर का नाम है रियलाइजेशन अकाउंट, वसूली खाता। ये कब बनता है? इन द केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। जब पार्टनरशिप व्यापार हम लोग बंद करते हैं, तो सीधा सीधा हिसाब है कि जब हम व्यापार बंद करेंगे तो संपत्तियों को बेचते हैं। जिन संपत्तियों को बेचा जा सकता है, बेचकर पैसा वसूला जा सकता है, उनसे वसूलते हैं, मतलब रियलाइज़ करते हैं पैसा, अगर हो सकता है तो। और जो पैसे वसूल कर आते हैं या बेच कर आते हैं, उस पैसे से हम लोग क्या करते हैं, खर्चे मेंटेन करते हैं, और जो बाहरी लायबिलिटीज़ है, जो एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ है, उनको चुकाने का काम करते हैं। जिस तरह क्वेश्चन में कहा जाएगा उस तरह चुकाते हैं, और सब चुकाने, बाहरी दायित्व तो चुकाने के बाद यदि कुछ ऐसा बच जाता है तो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। तो उसके लिए हम जो वसूली की जो प्रोसेस शुरू करते हैं, संपत्तियों को बेचकर वसूलना और बाहरी दायित्वों का चुकाना, ये संपत्तियों के बेचना चुकाना, इस पर हो सकता है कि प्रॉफिट या फिर लॉस की बात आ सकती है। तो ये जो हम लोग बनाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट, इस पर हमें प्रॉफिट या लॉस भी हो सकता है। तो कौन सा आइटम कहाँ लिखेंगे? इस अकाउंट को बनाने के लिए हमने जो प्रोफार्मा तो दे दिया आपको, ये हमने फॉर्मेट एक खींच दिया ऐसे, आपको पता है इसमें हम लोग लिख देते हैं पर्टिकुलर, और ये हमारा अमाउंट के लिए कॉलम हो सकता है, ये हमारा हो जाएगा पर्टिकुलर, और इसमें हम अमाउंट के लिए अपना ये कर देंगे। हम सब जानते हैं कि लेफ़्ट साइड डियर साइड होता है किसी लेजर फॉर्मेट में, और राइट साइड सीयर साइड होता है किसी लेजर फॉर्मेट में। तो दो हिस्सों में बांट दिया हमने रियलाइजेशन अकाउंट को। ये जो रियलाइजेशन अकाउंट है ये नॉमिनल अकाउंट है, ध्यान रखना। ये नॉमिनल अकाउंट उसे कहते हैं जिससे हमें इनकम या लॉस का पता चलता है। तो बस वही पता करना है कि कितना लॉस हो सकता है या कितना प्रॉफिट हो सकता है हमें संपत्तियों को वसूलने में, दायित्वों को चुकाने में। देखते हैं क्या होता है फायदा नुकसान। तो सबसे पहले हमें एक बैलेंस शीट दिया रहेगा, हमारे क्वेश्चन जो दिए रहेंगे उसमें एक बैलेंस शीट दिया रहेगा। क्योंकि पहले से व्यापार हमारा रनिंग था, अब बंद होने जा रहा है, तो जब रनिंग था तो बैलेंस शीट तो बना ही होगा पिछले साल का, और उस बैलेंस शीट के आधार पर हमें देखना है कि कितने एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ हैं और कितने हमारे इंटरनल लायबिलिटी हैं। तो पहला ध्यान हमारा जाना चाहिए एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ पर, जो बाहरी दायित्व हैं उन पर ध्यान रखते हैं, और उन संपत्तियों को देखते हैं जिनको हम बेच सकते हैं, पैसा वसूल सकते हैं, जो असली संपत्ति हैं, असली एसेट्स हैं। ये कहाँ दिखाई पड़ेंगे लायबिलिटीज़ और एसेट्स? हमारे दिए गए बैलेंस शीट में दिखाई पड़ेंगे। वैसे आप बैलेंस शीट से पहले ही से परिचित है, आपको पता है बैलेंस शीट के दो हिस्से होते हैं, लायबिलिटी साइड और एसेट साइड। तो आप गौर से देखना, बैलेंस शीट के एसेट साइड में कैश और बैंक को छोड़कर, क्योंकि वो उसको बेचना नहीं है, ऑलरेडी हमारे हाथ में है, हमारे बैंक बैलेंस है वो, तो कैश और बैंक को छोड़कर बाकी जो एसेट साइड में आइटम्स हैं उनको गौर से देखना कि कहीं वो बनावटी एसेट तो नहीं है, फिक्टिशियस तो नहीं है। हाँ, वो एसेट टांजिबल हो सकते हैं, इनटांजिबल एसेट हो सकते हैं। एसेट हमारे टांजिबल वो हैं जो दिखाई पड़ते हैं, जिनको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, और इनटेंजिबल एसेट्स वो हैं जिनको छू तो नहीं सकते लेकिन उनको भी हम बेचकर पैसा वसूल सकते हैं। जैसे गुडविल है, बेच सकते हैं, पैसा आ सकता है, कॉपीराइट है, लाइसेंस है, फ्रेंचाइजी है, इनको बेच करके हम लोग पैसा चाहें तो वसूल सकते हैं, लेकिन ये टांजिबल नहीं है, दिखाई नहीं पड़ते।
फर्नीचर है, प्लांट एंड मशीनरी है, बिल्डिंग है, ये टंजेबल सब एसेट हैं, इनको बेचकर पैसा वसूला जा सकता है। तो हमें गौर करना है, क्वेश्चन में हमें एक बैलेंस शीट दिया रहेगा, बैलेंस शीट के एसेट साइड में जाएंगे और ध्यान से देखेंगे वो कौन कौन सा एसेट है जो दिखाई पड़े या दिखाई ना पड़े लेकिन उसको बेचकर पैसा वसूला जा सकता है। यही ध्यान रखना है, उससे पैसा हम लोग वसूल सकते हैं। तो उस बैलेंस शीट के एसेट साइड से उन तमाम एसेट को उठाइए और रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में सबसे पहला काम करना है। तो सबसे पहला किसको करें, दूसरा किसको करें, तीसरा कौन सा काम करें, हम एक नंबरिंग करेंगे। इसमें आपको क्वेश्चन आंसर में नहीं करना है, समझाने के लिए हम नंबरिंग करेंगे ताकि एक आइडिया रहे कि सबसे पहला काम कौन करे। आप ढूंढेंगे उसमें एक काम कर लिया पहला तो फिर दूसरा काम कौन करे, जब दूसरा पूरा कर लिया तो फिर तीसरा काम कौन करे। तो उस तरह से हम एक नंबरिंग करेंगे, नंबर सिस्टम डाल देंगे। समझाना पर्पस हमारा है ताकि नंबरिंग के आधार पर आप समझ सकते हैं स्टेप बाय स्टेप कौन सा काम करना है। लेकिन आप जब एग्ज़ाम देने जाएंगे उसमें क्वेश्चन इसका आएगा तो आप वहाँ नंबरिंग मत करना, 1 2 3 मत करना। यहाँ सिर्फ समझाने के लिए 1 2 3 कर रहे हैं, आप ऐसे समझना। तो सबसे पहले इसके डेबिट साइड में हम लोग उन तमाम एसेट्स का नाम लिखेंगे। टू कह सकते हैं सन्ड्री एसेट्स। ये जितने एसेट्स हैं हम बैलेंस शीट से लेके आ रहे हैं तो कुछ न कुछ तो उनका नाम होगा। तो यहाँ हम एक ब्रैकेट इंडिकेट करते हैं, नेम द एसेट्स। वो जितने हैं सबका नाम बारी बारी से आप बता सकते हैं, नाम इसका रखें यहाँ पर। और यहाँ अमाउंट में क्या लिखे, तो जो उस बैलेंस शीट में इन एसेट का अमाउंट दिया गया है, आप बैलेंस शीट से एसेट को लेके आ रहे हैं यहाँ पर, उसी बैलेंस शीट में उन तमाम एसेट का अपने वैल्यू दिए गए हैं और उस वैल्यू को हम लोग कहते हैं बुक वैल्यू। तो हम इशारा करते हैं जो आप एसेट लिखोगे यहाँ पर अमाउंट कौन सा होगा, तो बुक वैल्यू। बुक वैल्यू से कहते हैं जो अपने बुक में लिखा है, ये जो बैलेंस शीट में जो वैल्यू दिया हुआ है उसे हम लोग बुक वैल्यू कहते हैं। तो पहला काम हमने कर दिया, एसेट को ट्रांसफ़र किया बैलेंस शीट से। तो हम समझने के लिए नंबरिंग कर लेते हैं, ये 1 नंबर हमारा काम है। पहला नंबर तो काम कर दिया। अब फिर चलते हैं बैलेंस शीट में, उसमें देखना है लायबिलिटी साइड में आउटसाइड लायबिलिटी या एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ होंगे। एक्सटर्नल लायबिलिटी या आउटसाइड लायबिलिटी हम लोग उसको कहते हैं जो पार्टनर्स हैं हमारे, जैसे पार्टनर A B C या X Y Z, कोई भी पार्टनर हमारे हैं, उन पार्टनर के निजी लोन छोड़कर, उन पार्टनर का जो लोन है वो पार्टनर ने जो फर्म को लोन दिया है उसको छोड़कर बाकी जितने लोन हैं या लायबिलिटी जो बाहरी लोगों को चुकाना हमें, वो हमारे पार्टनर है। इवन जो पार्टनर्स हैं उनके जो रिश्तेदार हैं, पार्टनर्स के रिश्तेदार का भी लोन अगर फर्म को है तो वो भी बाहरी में गिनती किए जाते हैं, एक्सटर्नल लायबिलिटी भी कहलाएंगे। तो जितने हमारे बाहरी लायबिलिटीज़ हैं उनको हम लोग पता करते हैं पार्टनर्स को छोड़कर। जैसे ही पता लगता है तो 2 नंबर काम के नाम हम करते हैं। तो सीयर साइड में चलिए यहाँ पर हम 2 नंबर कर देते हैं। क्या दूसरा काम कौन सा करेंगे, तो बैलेंस शीट में देखिए लायबिलिटी साइड में, और जो भी एक्सटर्नल लायबिलिटी है उसको पिकअप कीजिए। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं सन्ड्री लायबिलिटी। इशारा कर सकते हैं एक्सटर्नल या आउटसाइड लायबिलिटी। चलिए एक्सटर्नल बता देते हैं हम यहाँ पर। एक्सटर्नल लायबिलिटी। अब अमाउंट कौन सा लिखेंगे, तो इनका भी बुक वैल्यू लिखेंगे, जो उस बैलेंस शीट में इनका वैल्यू लिखा है वही लिखेंगे हम लोग। बुक वैल्यू आप समझ गए होंगे कि बुक वैल्यू किसको कहते हैं, जो हमारे बुक में या बैलेंस शीट में जो वैल्यू शो कर रहा है उसको बुक वैल्यू कहते हैं। तो चलिए अलग अलग सन्ड्री एसेट हमारे हो सकते हैं, नाम उनका डाल दीजिए कौन कौन से एसेट्स हैं, सॉरी सन्ड्री लायबिलिटी हैं।
सेपरेट कर लेते हैं। नेम ऑफ ईच लिएबिलिटी, जितने हमारे लिएबिलिटी है अलग अलग, सिंडिकेटर्स है, बैंक लोन है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज है, जो भी है, आउटसाइडर पार्टनर्स वाइफ्स लोन है, उनके किसी रिश्तेदार के लोन है, वो सब यहाँ पर आ जाएंगे, सब नाम रख के लिख देंगे। तो हमने दो काम कर लिया, नंबर एक में एसेट्स को ट्रांसफ़र किया बुक वैल्यू पर, और नंबर दूसरे पर हमने आउटसाइड लिएबिलिटी को ट्रांसफ़र किया बुक वैल्यू पर। ये दूसरा काम हो गया। अब तीसरा काम कौन सा करें? हमारा तीसरा काम रहेगा कि जो ये बुक वैल्यू पर एसेट हमने ट्रांसफ़र किया है, इनको बेचा जाए, इनसे पैसा वसूला जाए। जब तक वसूलेंगे नहीं तब तक इन बाहरी दायित्वों को चुकाएंगे कैसे, खर्चा हम मेंटेन कैसे करेंगे। इसलिए इनको वसूली के बाद चलती है, जब वसूलेंगे, ये इन्फॉर्मेशन हमको दिया रहता है क्वेश्चन में कि किस एसेट से कितना वसूली हुई या बेचा या किस पार्टनर ने ले लिया। तो सबसे पहले बेचने की बात हम लोग करें, सेल करने की। तो तीसरा जो काम करेंगे हम लोग यहाँ पर सीआर साइड में तीसरे नंबर पर कौन सी एंट्री आ सकती है? तो जितने हमारे एसेट्स हैं उनमें से कुछ ऐसे एसेट्स हैं जिनके लिए हमें प्रोविज़न करना पड़ सकता था, किया होगा प्रोविज़न या रिजर्व या कोई फंड हमने क्रिएट किया, जैसे प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स, प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन या प्रोविज़न फॉर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन, इस तरह कुछ करते रहते हैं। तो किसी भी एसेट के अगेंस्ट में अगर कोई प्रोविज़न है, किसी एसेट के अगेंस्ट में कोई रिजर्व है या कोई फंड है, तो उस फंड को भी हम लोग यहाँ पर सीआर साइड में तीसरे नंबर पर दिखलाते हैं। हाँ, यहाँ पर हम लोग क्या लिख दें? बाई लिख दें। तो बाई लिख दिया, और इसको हम लोग कह सकते हैं स्पेसिफिक प्रोविज़न। ये नाम सुना होगा, स्पेसिफिक प्रोविज़न, जो किसी खास एसेट के अगेंस्ट में तैयार किया है, जैसे प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स, प्रोविज़न फॉर रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन किसी न किसी एसेट के लिए बनेगा, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स डेटर्स के लिए बनता है। तो इस तरह किसी न किसी एसेट के अगेंस्ट में प्रोविज़न बनता हो या रिजर्व बनता हो या फंड बनता हो, उसको हम लोग कह सकते हैं स्पेसिफिक प्रोविज़न या रिजर्व या फंड। अगर ये बुक में दिए हैं, बैलेंस शीट में दिए रहते हैं, अक्सर इनर कॉलम में दिए रहते हैं, तो ये हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। अगर रहेंगे तब की बात है। अगर ये प्रोविज़न या रिजर्व या फंड है जो किसी न किसी एसेट के अगेंस्ट में है, तब इनको हम रियलाइजेशन अकाउंट के सीआर साइड में लिखते हैं, और अमाउंट कौन सा होता है? वो बुक वैल्यू होता है, जो बैलेंस शीट में लिखा है वो होगा। तो समझ गए होंगे इसमें कौन कौन सा हो सकता है प्रोविज़न। इसमें प्रोविज़न हमारे कई प्रकार के हो सकते हैं, हमने बता दिया। प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स हो सकता है, या प्रोविज़न या न्यू रिजर्व भी हो सकता है, या प्रोविज़न फॉर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन, ऐसे कुछ हो सकता है। तो वो हमारे स्पेसिफिक हैं। लेकिन अगर उनका एसेट बैलेंस शीट में अवेलेबल नहीं है, अक्सर ये एसेट के अगेंस्ट में बनते हैं, बट कॉरस्पॉन्डिंग एसेट नहीं है बैलेंस शीट में, फिर भी ये प्रोविज़न बना है, वैसे हालत में क्या करेंगे? तो वैसे हालत में इसको रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। अगर यही प्रोविज़न है बैलेंस शीट में, यही रिज़र्व है बैलेंस शीट में, लेकिन उसके लिए एसेट नहीं है, किसी एसेट के अगेंस्ट में नहीं बने हैं, तो जब एसेट के अगेंस्ट में नहीं बने हैं तब इनको यहाँ नहीं लाओगे। तब कहाँ चले जाएंगे? तब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में चले जाएंगे, उनके सीआर साइड में हम लोग रिकॉर्ड कर लेते हैं। थोड़ा सा ये ध्यान रखना पड़ेगा। तो चलिए, तीसरा काम हमने कर दिया, चौथा काम देखते हैं। सीआर साइड में ही लेकर आएंगे चौथा काम। संपत्ति से वसूलने की बात है, जब वसूलेंगे तो कैश या बैंक आएगा, तो हम लोग लिखेंगे कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट। संकेत दे सकते हैं कि हमने कैश या बैंक क्या लिखा, तो हम लोग लिख सकते हैं एसेट से रियलाइज,
संपत्ति को वसूला है, बेच कर वसूला होगा हमने। अब किन किन संपत्तियों से कितना रुपया वसूला, उन संपत्तियों के यहाँ पर नाम हम लोग लिख सकते हैं। डेटर से इतना, प्लांट मशीन से इतना रुपया, फर्नीचर से इतना, बिल्डिंग से इतना, उन सभी संपत्तियों का नाम हम नीचे लिख सकते हैं। और जितना एक्चुअल अमाउंट वसूली हुई है, एक्चुअल अमाउंट हम लोग यहाँ पर दिखा सकते हैं, इनर कॉलम में दिखा सकते हैं। जिन संपत्तियों से अमाउंट वसूल किया उन संपत्तियों के नाम यहाँ लिख सकते हैं, और जितना एक्चुअल अमाउंट वसूली की गई उसको सामने लिखकर, और अंत में इसको जोड़ करके हम लोग आउटर कॉलम में डाल सकते हैं। ये कौन वसूल कर दिए, तो एक्चुअल अमाउंट रियलाइज्ड, एक संकेत मार सकते हैं यहाँ पर हम, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड या रियलाइज्ड, इसमें आ जाएंगे। चौथा काम तो कर दिया हमने, रियलाइज़ कर लिया एक्चुअल अमाउंट। अब पांचवा स्टेप में क्या करें, पांचवा स्टेप में और काम कर सकते हैं सीआर साइड में भी। हो सकता है कि कोई अनरिकॉर्डेड एसेट हो। अनरिकॉर्डेड एसेट उसे कहते हैं जो हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाई नहीं पड़ता, बट एसेट है। एसेट है, कहीं ना कहीं है, लेकिन हमारे बुक्स में शो नहीं हो रहा है, तो उसको हम लोग कहते हैं अनरिकॉर्डेड एसेट। लेकिन अब व्यापार बंद रहा तो उसको भी हम लोग बेच सकते हैं, पैसा वसूल सकते हैं। तो जब ऐसे अनरिकॉर्डेड एसेट से वसूली होगी तो उसे भी सीआर साइड में हम लोग 5वें नंबर के रूप में लेकर पैसा वसूल सकते हैं। तो वो भी फिर कैश आएगा या चेक आएगा। संकेत दे सकते हैं कि ये कैश और चेक आया किस लिए, तो यहाँ कह सकते हैं अनरिकॉर्डेड एसेट्स। एक्चुअल अमाउंट जो आया है इसे वसूली, एक्चुअल प्राइस रिसीव्ड, जितना भले उसका जो भी मूल्य रहा हो कोई पता नहीं, बुक में तो है नहीं वो, कि जितनी की भी संपत्ति रही हो बुक में कोई रिकॉर्ड में नहीं है, उसका नाम चर्चा नहीं है, लेकिन आप बेच रहे हैं तो जो एक्चुअल अमाउंट आप रिसीव करेंगे बेच करके तो उसको हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। तो हमने 5वां काम भी कर दिया। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि चौथी एंट्री और 5वीं एंट्री ये बता रही है कि जिन जिन संपत्तियों से हम पैसा वसूल सकते थे हमने वसूल लिया है। अनरिकॉर्डेड एसेट से पैसा ले लिया, और जो रिकॉर्डेड है उनसे भी वसूल लिया। अब हमारे पास कैश तो आ चुके हैं। जब कैश आ चुके हैं तब शुरू करते हैं पेमेंट वाली बात करेंगे। तो पहले एक्सपेंस हम लोग चुकाते हैं। अगर कोई खर्चा इस पर है तो 5वीं एंट्री के बाद वो 6ठी एंट्री हम लोग यहाँ पर आ सकते हैं। तो पेमेंट भी हम लोग कैश में करते हैं, रिसीव भी कैश में करते हैं। तो ये पेमेंट है खर्चा के नाम पर। यहाँ कर सकते हैं एक्सपेंस। एक्सपेंस होना कोई जरूरी नहीं है, एक्सपेंस हो भी सकता है, एक्सपेंस नहीं भी हो सकता है। अगर एक्सपेंस है और फर्म ने ये एक्सपेंस उठाया है, यानी फर्म ने पे किया है, तब रिलेशन अकाउंट के डेबिट साइड में हम लोग कैश या बैंक के नाम से लिखेंगे। और ये एक इशारा है कि कैश और बैंक किस रूप में इस्तेमाल किया गया है। तो यहाँ पर जो एक्सपेंस नाम आ सकता है रियलाइजेशन एक्सपेंस पेड। ये कभी होता है कभी नहीं होता है। तो 6ठे तक हम पहुँच गए, 6ठे एंट्री तक पहुँच गए। अब 7वें स्टेप में कौन सा काम करें, तो 7वें स्टेप में एक और बात ये हो सकती है। 7वें स्टेप में एक और बात हम लोग कर सकते हैं कि जो हमारे ये बाहरी लिएबिलिटीज़ थे इनको चुकाने की बात है। चूँकि हम कैश वसूल चुके हैं तो कैश आया उसको हमने क्या किया, तो सबसे पहले एक्सपेंस का पेमेंट किया, और कैश जो बच जाएगा तो फिर जो बाहरी लिएबिलिटीज़ है, एक्सटर्नल लिएबिलिटीज़, उनको चुकाएंगे। तो चुकाने के बाद फिर यहाँ से आएंगे टू साइड में, तो वो कैश या बैंक में ही चुकाएंगे। संकेत दे सकते हैं एक्सटर्नल लिएबिलिटी पेड। अब अमाउंट कितना लिखें, चूँकि यहाँ तो बुक वैल्यू लिखा गया है, जो बुक में हमारा रिकॉर्ड था। पेमेंट देना कुछ भी हो सकता है, जैसे तय होगा पेमेंट कितना देना है, तो कह सकते हैं जो हम एक्चुअल अमाउंट पे करेंगे उसे ही लिखेंगे। तो यहाँ पर हम कर सकते हैं
एक्चुअल अमाउंट पेड, जो एक्चुअल अमाउंट हमने चुकाया है उसी को शो करना है इनके नाम पर। तो 7वीं एंट्री तक पहुंच गए। अच्छा, ऐसा हो सकता है कि कोई पार्टनर ये कहे कि हमें ये एसेट दे दो, फर्म के कोई एसेट जो पार्टनर ले लेता हो कि हमारे नाम पर ट्रांसफ़र कर दीजिए, ऐसा हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो अगर कोई पार्टनर फर्म का कोई एसेट ले लेता है तो जैसे ही लेगा तो एक प्राइस एग्री किया जाएगा, कितने प्राइस पर वो लेगा। भले बुक में उस संपत्ति का कुछ भी बुक वैल्यू हो, लेकिन आपस में तय करेंगे कि किस प्राइस पर पार्टनर को दिया जाएगा। तो जो एग्रीड प्राइस है उसी प्राइस पर उस पार्टनर के नाम में लिखते हुए इसके सीआर साइड में दर्शाएंगे। तो देखते हैं 7वीं एंट्री के बाद हम लोग कह सकते हैं फिर 8वीं एंट्री क्या लिखना है। अगर किसी पार्टनर ने फर्म की संपत्ति कोई ले लिया हो तो उसको क्या करेंगे, उसको यहाँ लिखेंगे सीआर साइड में उस पार्टनर के नाम पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इंडिकेट कर देते हैं कि क्या लिया है। एनी एसेट टेकन, एसेट ले लिया है तो प्राइस कौन सा लिखेंगे, एग्रीड प्राइस। बुक वैल्यू क्या हो कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो तय हुआ है प्राइस उसी प्राइस को हम लोग यहाँ शो करेंगे कोई पार्टनर लेता है तो। चलिए 8वीं नंबर में, अच्छा ऐसा भी हो सकता है कि कोई पार्टनर जब किसी एसेट को ले सकता है तो कोई पार्टनर उस फर्म के कोई दायित्व को भी ले सकता है, किसी आउटसाइड लायबिलिटी की जिम्मा ले सकता है कि चलो ये मुझे दे दो मैं चुका दूंगा इसको। तो अगर कोई पार्टनर एक्सटर्नल लायबिलिटी को चुकाने की जिम्मेवारी लेता है, जैसे क्वेश्चन में लिखा रहेगा, तो उस पार्टनर के नाम पर लिख देंगे और इसके डेबिट साइड में इसको दिखलाया जाएगा। तो ये एंट्री हमारी 9वें नंबर के रूप में आ सकती है, 9 नंबर। तो कैसे उस पार्टनर कब, अगर वो लायबिलिटी कोई ले लेता है तब, तो उस पार्टनर का नाम लिखिए और उसके कैपिटल में ट्रांसफ़र कर दीजिए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर संकेत मार सकते हैं डॉट डॉट लायबिलिटी टेकन, वो कौन सा लायबिलिटी लिया है, लोन लिया है, वाइफ्स लोन लिया है, कौन सा लायबिलिटी ले लिया है या बैंक लोन लिया है, जो लोन लेगा उसको यहाँ पर नाम लिख देंगे। और एग्रीड प्राइस, अगर कोई पार्टनर कोई लायबिलिटी लेता है, अपने ऊपर जिम्मेवारी लेता है कि लायबिलिटी वो चुका देगा, तो उस पार्टनर के नाम पर हम लोग डेबिट साइड में लिखेंगे पार्टनर्स, उसका नाम लिखकर कैपिटल अकाउंट, और जो लोन का अमाउंट है जितना पर वो चुकाने के लिए सहमत है। ऐसा नहीं कि पूरा लोन चुका सकता है, जो सहमति हमारी बनी है पूरे लोन का वो फुल अमाउंट चुकाएगा, पार्शियल चुकाएगा, कितना चुकाएगा। तो जितना चुकाएगा, जिस लोन को चुकाएगा उस लोन को हम लोग उसके नाम पर लिख देंगे। और यहाँ पर जो एग्रीड प्राइस है, जो तय प्राइस है, उतना चुकाएगा। यहाँ पर एक्चुअल अमाउंट कह सकते हैं, एक्चुअल कह लें या एग्रीड अमाउंट, जो तय हुआ उसको यहाँ पर कर लेंगे। तो इस प्रकार हम लोग कितने पहुँच गए, इतना हम लोग पहुँच गए और नौ नंबर तक पहुँच गए। यानी 9 स्टेप में हमने रियलाइजेशन अकाउंट का भी काम किया है। लेकिन एक घटना और घट सकती है। आप गौर से सोचो कि जिस तरह से अनरिकॉर्डेड एसेट हमारे थे उसको बेच करके पैसा वसूल लिया, उसी प्रकार हमारे अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज़ भी हो सकते हैं। नहीं है तो नहीं है, कोई बात नहीं है, लेकिन अगर हमारे अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज़ हैं तो चुकाने की बात आ सकती है। हमारा रिकॉर्ड में नहीं है, मीन्स बैलेंस शीट में वो नहीं दिखाई पड़ रहा था, लेकिन अब बिजनेस बंद होने जा रहा, वो हमारे सामने आ गया बिना रिकॉर्ड का, अब चुकाना पड़ रहा है, तो उसको हम लोग कह सकते हैं कि अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी को हमने चुकाया। तो अगर ये करना पड़ेगा तो हमें कहाँ लिखना पड़ेगा, ये 10वें फॉर्म में आप लिख लीजिए इसको। चलिए चुकाते हैं, तो कैश या बैंक में चुकाएंगे, कैश या बैंक। हम यहाँ पर संकेत दे सकते हैं अनरिकॉर्डेड
लिएबिलिटी चुकाया, तो चुकाएगा कितना, जो एक्चुअल अमाउंट है वही हमें लिखना है। एक्चुअल अमाउंट जो हमने पे किया है अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी के नाम पर, उसको रिलेशन अकाउंट के डेबिट साइड में लिख दिया, कैश या बैंक के नाम से। इस प्रकार हम 10 एंट्री, ऑलमोस्ट 10 स्टेप काम कर चुके हैं। और 11वां स्टेप जो है इस रिलेशन अकाउंट पर, जैसे डीआर साइड में है, कुछ आइटम सीआर साइड में है, इस अकाउंट पर या तो अंत में प्रॉफिट हो सकता है या फिर लॉस हो सकता है। हम सब जानते हैं कि अगर टोटल सीआर साइड ज़्यादा है टोटल डीआर साइड से तो डिफरेंस इज प्रॉफिट, अगर टोटल डीआर साइड एक्सेस है टोटल सीआर से तो डिफरेंस इज लॉस। तो हम कह सकते हैं कि देयर मे बी ए चांस ऑफ लॉस और प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स एंड पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज़। तो हमने दायित्वों को चुकाया, संपत्तियों को वसूला, ये प्रोसेस करने पर हमें नेट प्रॉफिट या कुछ लॉस हो सकता है। तो चाहे रिलेशन पर प्रॉफिट हो या इस पर हमें लॉस हो, अंत में पार्टनर्स के बीच बांट दिया जाता है, उनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो दोनों में से कोई एक होगा, या तो रिलेशन पर लॉस होगा या फिर इस पर प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट होगा तब भी पार्टनर्स में बांटे जाएंगे उनके रेशियो में, या अगर लॉस होगा तब भी उनमें बांटा जाएगा उनके रेशियो में और कैपिटल में ट्रांसफ़र है। तो चलिए मान लेते हैं कि सीआर साइड यानी सीआर का टोटल ज़्यादा है और डीआर वाले कम है, तो क्या निकल जाएगा, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन जो है उसको लिखेंगे हम लोग किस साइड में, डीआर साइड में। तो इसको हम 11वें नंबर एंट्री मान लेते हैं। और ये जो प्रॉफिट आया है, प्रॉफिट को ट्रांसफ़र कर देते हैं, ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफ़र कर देते हैं। और जब पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफ़र करेंगे वो पार्टनर एक्स भी हो सकते हैं, वाई भी हो सकते हैं, जेड भी हो सकते हैं, जो भी नाम होगा, उनको इस प्रॉफिट को बांट देंगे रेशियो में, उनके नाम के सामने नोट कर देते हैं। बंटवारा करने के बाद किसको कितना मिला लिख दिया, और ये जोड़ करके हमारा यहाँ पर हम एक वर्ड लिख देते हैं, शेयर इन प्रॉफिट। ये फिगर आ गया। अगर लॉस होता है, लॉस कब होगा, इफ द टोटल ऑफ डीआर साइड एक्सीड्स ओवर द टोटल ऑफ सीआर साइड, इस क्या है, ये लॉस है। तो लॉस को लिखेंगे हम लोग किस साइड में, 11 नंबर ही पॉइंट है, या तो लॉस होगा या प्रॉफिट होगा, पॉइंट बस 11 नंबर ही आएंगे। तो अगर लॉस हो रहा है उसको लिखेंगे हम लोग सीआर साइड में, और वो भी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे उसी तरह से बांट करके। तो यहाँ पर हमने लिख दिया लॉस ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर एक्स भी हो सकते हैं, वाई भी हो सकते हैं, जेड भी हो सकते हैं। इनके रेशियो में बंटवारा करने के बाद इनके नाम के सामने हमने नोट कर दिया इसको, और जोड़ करके हमने बाहर कर दिया टोटल फिगर। तो यहाँ पर आ गया हमारा ये शेयर इन लॉस। दोनों साइड का टोटल अपने आप बराबर तो हो ही जाएंगे। सब जानते हैं कि जैसे हमने किसी अकाउंट पर लॉस या प्रॉफिट निकाल लेते हैं, नोट करेंगे, दोनों टोटल अपने आप ऑटो बराबर हो जाएंगे। ये दोनों साइड हमारा बराबर हो गया। तो इस प्रकार हमने देखा है कि 11 एंट्री में हमने 11 स्टेप लिया है और 11 स्टेप में हमारा रियलाइजेशन अकाउंट कंप्लीट हो गया। इसमें कुछ आइटम हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे। जैसे एक तो आइटम हमारा ये सन्ड्री एसेट्स, इनके वसूली के बारे में करेंगे। कई बार होता है क्वेश्चन साइलेंट होता है, वसूली के बारे में कुछ नहीं बोलता कि ये एसेट वसूले हैं या नहीं वसूले, लेकिन हमने बुक वैल्यू ट्रांसफ़र तो कर दिया है इसमें। एंड सिमिलर हमारे लिएबिलिटीज़ के पेमेंट के बारे में बुक वैल्यू तो ट्रांसफ़र कर दिया है बैलेंस शीट से, अब उनको पे करने के बाद क्वेश्चन में कुछ कह रहा है या नहीं कह रहा, तो इस पर भी हम लोग बात करेंगे। एंड सिमिलरली हमने कुछ तो बात करी है स्पेसिफिक प्रोविज़न रिजर्व या फंड के बारे में, कुछ और बात करेंगे इसमें, ठीक है। तो कुछ पॉइंट ऐसे निशान हम लगाते हैं जिसके बारे में हम डिस्कस कुछ और नोट्स रूप में करेंगे, ट्यूटोरियल नोट्स उसे कहते हैं, ताकि आप ध्यान रखिए कि कुछ तो हम इसके बारे में बात करें।
और वो हमारे अगले वीडियो में बात मिलेगी आपको। एक एक नोट पर हम बात करते हैं ताकि आप बिल्कुल चौकन्ना हो जाए। हमारा ट्यूटोरियल नोट्स इस पर देख लें, ट्यूटोरियल नोट्स रिगार्डिंग रियलाइजेशन अकाउंट, इसके बारे में। तो मिलते हैं फिर दूसरे वीडियो में, नोट्स लेकर के मिलते हैं। थैंक यू।